Hello students, welcome to this lecture. In the last lecture we have discussed Heisenberg uncertainty principle. In the present lecture we will discuss applications of Heisenberg uncertainty principle. So the first application is size of hydrogen atom. This application is very important. Suppose we have an electron which is revolving around the nucleus. सपोज कर लो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्लियर, एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर. ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, सेंटर में न्यूक्लियस ले लिया और उसके अराउंड आर रेडियस के ऑर्बिट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब अगर हम सेंटर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ तक जा सकता है, आर रेडियस तक जा सकता है. अगर हम उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी पोजीशन में अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी कुछ ना कुछ होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, अनसर्टेनिटी in the position of electron is how much? This is r. अगर इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के अंदर घूम रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हम उसमें गलती कर भी सकते हैं पोजीशन को फाइंड आउट करने में, तो कितने कर सकते हैं, जितना इसका रेडियस है. अगर सपोज करो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, हमने उसको फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एरर है, दिस इज हाउ मच, दिस इज आर. तो फिर इसका मतलब ये हुआ जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, दिस इज आर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू Heisenberg uncertainty principle, so what we have delta x, delta p greater or equal to h cross. We have this expression for the Heisenberg uncertainty principle which we have derived in the last article. But अगर हमें numerical calculations करने हैं या article derive करने हैं तो हम क्या करेंगे, इसको greater नहीं लेंगे, सिर्फ बराबर लेंगे. So what we have delta x delta p which is equal to h cross. और हमारे पास डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, r. तो अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है तो ये वैल्यू मिनिमम होगी. तो डेल्टा p इज हाउ मच, दिस इज h क्रॉस बाय डेल्टा x which is equal to h cross by r, because the value for delta x is how much, this is r, and this is the uncertainty in the momentum. अगर uncertainty in the momentum कितनी होगी, if the uncertainty in the momentum is delta h cross by r, तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास कम से कम इतनी मोमेंटम जरूर होगी. सो द मिनिमम momentum of the electron is how much, this p is simply equal to delta p, and delta p क्या है हमारा, which is equal to h cross by r. क्लियर. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स उसके पास कम से कम इतनी मोमेंटम जरूर होगी. तो अगर उसके पास इतनी मोमेंटम है और वो इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के ऊपर है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो अगर हम उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितनी होगी. सो द टोटल एनर्जी इज व्हाट, टोटल एनर्जी कैपिटल E इज व्हाट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी बच्चों उसकी क्या है, this is the total energy which is the kinetic energy, this is half mv square plus potential energy is what, for the electron nucleus system. nucleus में बच्चों क्या है, nucleus contains one proton. So we have the interaction between the electron and the proton, और इसके अंदर जो हमारे पास potential energy बच्चों क्या होगी, that we have studied in the +2 class which is equal to
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R. This charge means the charge of the proton is positive and the charge of the electron is negative. So हमारा Q1 कितना होगा बच्चों? This is E and Q2 कितना होगा? This is माइनस E. Q1 किसके लिए हो गया? प्रोटॉन के लिए हो गया और Q2 किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया. So Q1 is E and Q2 is minus E. तो ये फॉर्मुलेशन क्या बना? This formulation potential energy is what? Minus 1/4 pi epsilon naught. Q1 Q2 is what? This is minus E square divided by R. Clear? और हाफ एम बी स्क्वायर को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ एम वी स्क्वायर. ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम. तो ये क्या बना बच्चों हमारा? दिस काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? ऊपर क्या बना? 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब एम वी रेज्ड टू पावर 2. एम वी क्या है हमारा? मोमेंटम. So this is p square by 2m. Clear? So the kinetic energy can be written as p square by 2m minus this is what? This is the potential energy 4 by epsilon naught r. ठीक है? So this is the total energy for the electron. और अगर हम इसके अंदर मोमेंटम की वैल्यू रख दें, अभी मैंने मोमेंटम लिखा था. मोमेंटम इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई आर. तो अब इस इक्वेशन में बच्चों हम मोमेंटम की वैल्यू रखेंगे तो एनर्जी फॉर्मुलेशन हमारा क्या होगा? दिस इज पी स्क्वायर विच इज एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और साथ में क्या है? 2m. क्लियर? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर. और अगर हमें बच्चों फाइंड आउट करना है साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हमें देखना है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है. जब इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम एनर्जी स्टेट में होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा. अगर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो मतलब एटम स्टेबल है. तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि किस डिस्टेंस के ऊपर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मिनिमम होगी, इसका मतलब उस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन एटम स्टेबल होगा. तो वो हम डिस्टेंस नोट कर लेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा? साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो अगर हम देखें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करें जिस पे एनर्जी मिनिमम होगी, तो एनर्जी मिनिमम कैलकुलेट करने का फॉर्मूलेशन हमारे पास क्या है? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर एट विच द एनर्जी is minimum. So we will calculate the value of R at which the energy is minimum. तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए dE by dr 0 के बराबर रख देंगे. dE by dr मतलब इस चीज़ का डेरिवेटिव. अगर हम इस चीज़ का बच्चों डेरिवेटिव करें तो हमारे पास क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर विच इज इक्वल टू 0. ठीक है? तो अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करूं तो मैं देखता हूं क्या आएगा मेरा. एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस इज व्हाट? दिस इज एच अपॉन 2 पाई. इट इज अ कांस्टेंट. तो ये टर्म बाहर आ जाएगी. एच क्रॉस स्क्वायर 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा. m कांस्टेंट है, बाहर आएगा. r रेज़ टू पावर 2 पर चला जाएगा. तो हमारे पास बनेगा d बाई डी आर ऑफ r रेज़ टू पावर -2. क्लियर? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों बाहर आ जाएगा. क्लियर? ई स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा. सो डेरिवेटिव किसका बनेगा? ऑफ 1/r. और ये कितना होगा? दिस इज 0. क्लियर? और अगर मैं इसको देखूं, सो दिस इज व्हाट? h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m. This is -2 r raised to power -3. Clear? Minus e square by 4 pi epsilon naught. r raised to power -1 का डेरिवेटिव होगा बच्चों -1 by r square. And this is what? This is 0. और इसको सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये बनेगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई m r raised to power 3 और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा.
E square by 4 pi epsilon naught R square which is equal to 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करूं तो देखते हैं ये क्या बनेगा। ये नेगेटिव टर्म बच्चों दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा दूसरी साइड जाके, डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेफ्ट साइड बच्चों हमारे पास आर क्यूब है और राइट साइड हमारे पास आर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके यहाँ सिर्फ आर बच जाएगा। और आर को मैं इस साइड ले जाऊँ, बाकी सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आता हूँ। सो आर इज वॉट एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इंटू एम। तो ये हमारी वो वैल्यू है आर की जिसके ऊपर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम मिनिमम होगी। मिनिमम मतलब मोस्ट स्टेबिलिटी होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन का हमारा साइज कितना है, दिस वन। क्लियर। सो मैं साइड में नोट कर देता हूँ। आर नॉट इज व्हाट, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच क्रॉस स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर। और अगर बच्चों हम फाइंड आउट करें एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस टाइम इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब सबसे कम एनर्जी होगी, उस डिस्टेंस के ऊपर उसकी कितनी एनर्जी है। मतलब इस एक्सप्रेशन में ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एवरी रेडियस। और इस रेडियस के ऊपर इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दिस इज आर नॉट एट विच द एनर्जी इज मिनिमम। सो इस रेडियस के ऊपर कितनी एनर्जी होगी दैट वी विल फाइंड आउट। सो नाउ वी कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी। ओके, किसके लिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कितनी होगी बच्चों, हम क्या करेंगे इस एक्सप्रेशन में ये वाली वैल्यू रखेंगे। तो हम देखते हैं क्या बनेगा। सो E is what, this is H cross square by 2m into R square and this is what, this is R। और ये नीचे लगाएंगे हम तो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई H क्रॉस रेज्ड पावर 4, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, और m e स्क्वायर ऊपर चला जाएगा विद पावर 2। सो दिस इज m स्क्वायर e रेज्ड पावर 4। क्लियर। एंड दिस इज व्हाट माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू आर क्या है बच्चों हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एच क्रॉस स्क्वायर और एम ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं बच्चों, जैसे एक m टर्म यहाँ से कैंसिल होगी, ऊपर m स्क्वायर था नीचे m था तो ऊपर एक m बच गई। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे h रेज्ड पावर 4 है, यहाँ पे h स्क्वायर है, तो अगर इनको मैं कैंसिल कर दूँ यहाँ पे h स्क्वायर आ जाएगा, बाकी और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रही। और यहाँ पे बच्चों दिस इज ई स्क्वायर तो मैं इसको e रेज्ड पावर 4 लिख सकता हूँ। m e रेज्ड पावर 4 m e रेज्ड पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये टर्म भी देखो 2 बार आ रही है तो इसको भी मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख सकता हूँ, इंटू एच क्रॉस स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, और इसमें एडिशनल 2 है। तो अगर मैं ये वाली टर्म को कॉमन कर लूँ, मतलब दिस टर्म को कॉमन कर लूँ, तो ये बनेगा m e रेज्ड पावर 4 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर। तो अंदर क्या बचा, दिस इज 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। तो बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा, दिस टर्म इंटू माइनस हाफ। सो दिस इज माइनस m e रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। So this is the expression for the minimum energy of the electron for which the electron is stable. Clear? So this is m e raised to power 4 divided by 2 4 pi epsilon naught square into h cross square. तो बच्चों ये हमारी मिनिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, किस डिस्टेंस के ऊपर, इस डिस्टेंस के ऊपर, एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द साइज ऑफ हाइड्रोजन. So this is what, this is the size of the hydrogen atom.
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको बच्चों आप ध्यान से प्रैक्टिस करो, एग्जाम में काफ़ी आता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक और आर्टिकल करेंगे, देखते हैं वो क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस। सो सेकेंड प्रॉब्लम इज नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन आ न्यूक्लियस। सो इसमें बच्चों हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हमने ऑलरेडी देखा है, हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट इसमें अगर हमने ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, तो हम अगर सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो हम एक तरह से इस कंडीशन को सपोज करके आगे प्रोसीड करेंगे और किसी ऐसे रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे जो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। तो दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस एंड suppose the electron exists inside the nucleus. So we suppose electron exists inside the nucleus. और बच्चों हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो गया, उसमें हमने ये देखा था कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, size of nucleus is what? This is 10 raised to power minus 14 meter. If the size of the nucleus is 10 raised to power minus 14 meter, तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन 10 raised to power minus 14 मीटर के जो रेडियस का जो हमारे पास सफियर है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम उसकी लोकेशन कैलकुलेट करना चाहें, फाइंड आउट करना चाहें फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गलत हो सकती है, कितनी एरर हो सकती है, दैट इज 10 raised to power minus 14. So the maximum error in finding the position of the electron is how much? This is 10 raised to power 14 meter. Clear? So we know that according to Heisenberg's uncertainty principle, so what we have, delta x delta p is equal to h क्रॉस। जैसे हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था वैसे यहाँ पे रिलेशन होता है ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस, बट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बराबर है h क्रॉस। तो इसका मतलब डेल्टा p इज व्हाट, दिस इज h क्रॉस बाई डेल्टा x एंड दिस इज व्हाट h क्रॉस बाई 10 raised to power minus 14 मीटर। क्लियर? एंड h क्रॉस बच्चों हमारा क्या है, h क्रॉस इज व्हाट, दिस इज h बाई 2 पाई। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें, दिस इज h बाई 2 पाई इंटू 10 raised to power minus 14, और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास डेल्टा p की वैल्यू कितनी आएगी। सो दिस डेल्टा p इज व्हाट, h इज व्हाट 6.626 इंटू 10 raised to power minus 34 joule second divided by 2 into this is 3.14 into 10 raised to power minus 40। क्लियर? तो अगर बच्चों हम इसको डिवाइड करें, सो दिस इज 6.626, सो इसकी वैल्यू निकालें 6.626 इंटू divided by 2 divided by 3.14. So this delta p is what? This is 1.05 into 10 raised to power minus 20, because ये minus 34 है और ये minus 14 ऊपर जाके plus 14 हो जाएगा, तो this is minus 20. Clear? And if error in finding the momentum of the electron is this one, तो इसका मतलब है the minimum momentum
possessed by the particle by the electron is equal to delta p। तो इसका मतलब अगर the error in calculating the value of momentum of the electron is this one, तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पास मिनिमम इतनी मोमेंटम जरूर होगी। तो P is what? This is equal to delta P, which is equal to 1.05 into 10 raised to power minus 20, and the unit is what? kg meter per second. And if this is the momentum of the particle, then what is the kinetic energy of the electron? Kinetic energy is half mv square, और इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं p square by 2m। और अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, सो p इज व्हाट? 1.05 into 10 raised to power minus 20 square divided by 2 into 9.11 into 10 raised to power minus 31। और अगर मैं ये सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करके एनर्जी फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो बच्चों क्या आएगी एनर्जी? दिस इज व्हाट? 1.05 into 1.05 into this is what? Minus 20 square, which is 10 raised to power minus 40। और नीचे क्या है बच्चों? 2 into 9.11 into 10 raised to power minus 31। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट? 1.05 into 1.05 divided by 2 divided by 9.11, and this kinetic energy is what? This is 0.0605 into this is minus 40, this is minus 31, ऊपर जाके plus 31, तो ये हो गया 10 raised to power minus 9, and this is kinetic energy is what? This is in joules, क्योंकि हमने सभी जो वैल्यूज़ के यूनिट्स हैं वो हम ऐसे यूनिट्स ले रहे हैं, तो ये जाउल में होगा। और हमें पता है स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट? 1.602 इंटू 10 raised to power minus 19 जाउल। तो इसका मतलब 1 जाउल इज व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 raised to power minus 19। तो इसकी वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या बनेगी? दिस इज, अगर हम इसको भी एडजस्ट करके लिखें, सो दिस इज व्हाट? 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर दें तो ये 6.05 इंटू 10 raised to power minus 11 जॉल बन जाएगा। क्लियर? और इसमें हम जॉल की वैल्यू रख देते हैं, ये 6.05 इंटू 10 raised to power minus 11 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10 raised to power minus 19। ठीक है? तो हमारी बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी देखते हैं डिवाइड करके। 6.05 divided by 1.602, so this is 3.77 into ये minus 11, ये minus 19, ऊपर जाके plus 8 बन गया। This is इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, this is what? 3.77 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 10 raised to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों क्या होता है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? 10 raised to power 6 मतलब मेगा। सो दिस इज व्हाट? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? दिस इज 377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर सपोज करें, तो इसका मतलब है उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट स्टूडेंट्स ये देखा गया है, बट इन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स it is observed that electron is emitted with एनर्जी 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये देखा गया है इलेक्ट्रॉन जब बाहर आता है तो उसके पास एनर्जी कितनी होती है? दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ इन द रेंज ऑफ 3 to 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट अगर हम न्यूक्लियस के अंदर उसको सपोज करते हैं तो उसके पास एनर्जी कितनी है?
377 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं तो उससे ये रिजल्ट्स मैच नहीं करते, तो हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। तो इसका मतलब सो इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट exist inside the न्यूक्लियस। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको भी बच्चों आप ध्यान से करो, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और अगर बच्चों आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।